हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी स्थापना वीडियो में, जहां पर हम ज्योग्राफी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रिलेटेड टू लोकल विंड्स। एंड जो लोकल विंड्स हैं ये हमारे ज्योग्राफी के कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के अंदर, जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में खास तौर पे आपसे पूछा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अक्सर ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि हमारी थ्योरी को टेस्ट करते हैं, हमारी बिल्कुल नॉलेज को टेस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हम आज के सेशन में लोकल विंड्स का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोकल विंड्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम अपने लोकल विंड्स के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सो तब सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग दी टर्शियरी विंड्स, जिनको लोकल विंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इन 3 स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। सो पहली स्टेटमेंट बोल रही है रीजनल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे प्रोड्यूस टर्शियरी विंड्स। टर्शियरी विंड्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? इसलिए प्रोड्यूस होती हैं टर्शियरी विंड्स जब भी किसी लोकलाइज्ड रीजन में, किसी छोटे से रीजन में टेम्परेचर और प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है और जो एयर का टेम्परेचर है, जब उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से लोकल विंड्स या टर्शियरी विंड्स की प्रोडक्शन होती है, उनकी जनरेशन होती है। सो हमारी पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो टर्शियरी विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यानी ऐसे क्लाउड्स जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बनने वाले हैं, जो एटमॉस्फेयर की सेकंड बॉटम लेयर है। सबसे बॉटम लेयर आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बनने वाले जो क्लाउड्स होते हैं उनको हम बोल रहे हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। सो लोकल विंड्स के और टर्शियरी विंड्स की वजह से क्या हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जितनी भी लोकल विंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही कन्फाइंड रहती हैं। ये विंड्स बहुत छोटे स्केल के ऊपर ऑपरेट करती हैं, तो बिल्कुल भी ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होंगे, ट्रोपोस्फेयर के भी ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। मॉनसून विंड सिस्टम इज द लार्जेस्ट टर्शियरी विंड सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्शियरी विंड सिस्टम या लोकल विंड सिस्टम मॉनसून विंड है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज मॉनसून विंड्स को हम कोई लोकल या टर्शियरी विंड्स नहीं मानते। मॉनसून विंड्स आर अ काइंड ऑफ सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स का मतलब वो विंड्स जो कि एक लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं, जस्ट लाइक मॉनसून, विच कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंसेस, और बहुत बड़े रीजन के ऊपर, आधे आधे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपनी जो इम्पैक्ट है वो करके जाती है मॉनसून विंड। तो कभी भी हम मॉनसून विंड को टर्शियरी या लोकल विंड्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। और इसी तरीके से हम टर्शियरी विंड्स की फॉर्मेशन को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्शियरी विंड्स की जब भी फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसी भी तरीके की विंड जब कहीं ब्लो करती है तो हमें ये समझना होगा क्या कॉज होता है विंड ब्लो करने का। एयर एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रही है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? कॉज इज ऑलवेज टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए हवा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। और यही डिफरेंसेस जब बहुत छोटे स्केल पर हैं, लोकल डिफरेंसेस हैं, तब उनकी वजह से लोकल विंड्स की जनरेशन होती है। क्लियर हुआ है? अब ये जो लोकल विंड्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड एंड लोकल इन देयर एक्सटेंट, एंड लोएस्ट लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर में सरफेस के बहुत करीब, सरफेस से 2-3 किलोमीटर्स तक की हाइट तक ही जो लोकल विंड्स हैं इनका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ज़्यादा हाइट पे चले जाएं, ट्रोपोस्फेयर के टॉप मोस्ट पार्ट में चले जाएं, या ट्रोपोस्फेयर के भी ऊपर इफ वी गो इनटू स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो वहाँ पर जाकर जो हमारी लोकल विंड्स हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है और कोई भी इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट इन विंड्स का अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। इसके बाद मॉनसून की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिक विंड्स एंड नॉट लोकल विंड्स और टर्शियरी विंड्स। तो ये जो हमारे विंड्स का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के विंड्स हैं उनको हम 3 तरीकों से डिवाइड करते हैं। प्लैनेटरी विंड्स या फिर प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड टर्शियरी विंड्स।
इसमें जो हमारी प्राइमरी विंड्स हैं इसमें आती हैं हमारी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। ये विंड्स परमानेंट हैं, बहुत बड़े स्केल पे पूरे प्लैनेट के ऊपर ये विंड्स ब्लो करती हैं। सेकेंडरी विंड्स जो हैं इसमें हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल बन सकता है मॉनसून विंड्स का। और जो टर्शरी विंड्स हैं इनका एग्जांपल्स बहुत सारी ऐसी लोकल विंड्स हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में ब्लो करती हैं। और इसके ऊपर पिछले सालों में अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी टर्शरी विंड्स हैं लाइक चिनूक, नॉर्थर, नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड्स, हेल्म। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लू जैसी विंड्स चलती हैं जो अगेन लोकल एक्सटेंट है, वो भी हमारी लोकल विंड्स हैं। कारा बुरान, बुरान जैसी जो विंड्स हैं ये अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में ब्लो कर रही हैं। और यही चीज़ हम लोगों को याद करनी पड़ेगी अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हमें पीसीएस एग्जाम्स में सीधा पूछा जाएगा कि ये विंड किस रीजन में ब्लो करती है। इस चीज़ को समझने के लिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। In this question we are talking about a kind of wind which blows down a mountain slope under the force of gravity. ग्रेविटी के एक्शन में जब भी हवा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर रही है, किसी माउंटेन स्लोप से हवा नीचे की तरफ आ रही है, तो उस विंड को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शंस आर एडियाबैटिक विंड, कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड या जियोस्ट्रॉफिक विंड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड वो विंड होती है जब भी हवा किसी हाई लोकेशन से, माउंटेन टॉप से या हिल टॉप से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो हम ऐसी विंड को बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। क्लियर हुआ? अगर हम कैटाबैटिक विंड्स की बात कर रहे हैं, किसी भी हाई लोकेशन में जब विंड्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, हवा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है किसी हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन में, तो जैसे कोई भी सब्सटेंस ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, हवा भी हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। और जब भी हवा नीचे की तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट विल बी नोन एज कैटाबैटिक विंड्स। जब भी हवा कैटाबैटिक विंड बन के नीचे की तरफ आती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर का। टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब भी हवा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है एयर की, वो ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज हो जाती है। सो व्हेनेवर एनी कैटाबैटिक विंड इज ब्लोइंग, जब भी वो हवा नीचे की तरफ आ रही है, उसकी हाइट कम हो रही है, तो टेम्परेचर उस विंड का इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी उस विंड की डिक्रीज होगी, एंड द एयर विल बिकम वार्म एंड ड्राई। सो ये जो कैटाबैटिक विंड्स हैं इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम एड्रियाटिक सी में बात करें तो बोरा हमारी विंड चलती है जो एक कैटाबैटिक विंड है। ओर माउंटेन्स ऑफ यूरोप, वहाँ पे हमारी बोहेमियन विंड चलती है जो अगेन एक कैटाबैटिक विंड है। सेंटा एना विंड जो सदर्न कैलिफोर्निया ऑफ नॉर्थ अमेरिका में चलती है, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ कैटाबैटिक विंड। Piterak winds in Greenland, Oroshi winds in Japan, all these winds are type of catabatic winds। and catabatic winds की अगर हम बात करेंगे, जितने भी हमारे पोलर एरियाज हैं वहाँ पर बहुत जो आइस है, आइस शीट्स हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हैं, एंड आराम से सरफेस से 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर्स तक की हाइट तक हमें आइस शीट्स देखने को मिलती हैं। ये आइस शीट्स के ऊपर जो बहुत ठंडी हवा इकट्ठा है, दिस कोल्ड एयर इट ब्लोज डाउन फ्रॉम द आइस शीट्स, और वो नीचे आते वक्त अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, वार्म हो जाती है और अपनी ह्यूमिडिटी को कम कर लेती है। सो इन एरियाज लाइक ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका, आर्कटिक सी, जहां पे आपके बर्फ जमी रहती है, वहां पर भी आपको कैटाबैटिक विंड्स देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया? अब हम कैटाबैटिक विंड्स का एक और टाइप देखते हैं। जब भी हवा किसी माउंटेन रेंज को क्रॉस कर रही है, द एयर इज कमिंग फ्रॉम वन साइड एंड इट इज एनकाउंटर्ड बाय अ माउंटेन रेंज, और इस माउंटेन रेंज के ऊपर हवा को राइज करना पड़ेगा, और माउंटेन रेंज को क्रॉस करके हवा को दोबारा नीचे आना पड़ेगा। इस कंडीशन में व्हेनेवर द एयर इज राइजिंग अप अ माउंटेन स्लोप, इट इज नोन एज एनाबैटिक विंड। हवा जब ऊपर उठेगी और हवा जब नीचे आएगी, दोनों केसेस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बनेगी विंड की। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हवा नीचे की तरफ आती है, व्हेनेवर द एयर इज मूविंग डाउनवर्ड्स, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। बिल्कुल उल्टा होगा जब हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। इफ एयर इज पुश्ड अपवर्ड्स, जब हम एयर का ऑल्टीट्यूड, हाइट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, द टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। अब आप कहेंगे ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ गई, वाटर कहां से आएगा ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए? क्योंकि जब टेम्परेचर एयर का कम हो जाता है तो एयर में जितना मॉइस्चर वो एयर होल्ड रख सकती है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ठंडी हवा में कम मॉइस्चर होगा, गर्म हवा में ज्यादा मॉइस्चर रखने की काबिलियत होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेनेवर द एयर टेम्परेचर रिड्यूसेस, उस एयर में जितना भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर जो है कंडेंस हो सकता है। कंडेंस हो सकता है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन करवा सकता है।
रेनफॉल करवा सकता है, क्लाउड फॉर्मेशन करवा सकता है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ह्यूमिडिटी जो है, इसको मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी विंड किसी माउंटेन स्लोप के ऊपर चढ़ती है क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल करवाती है, और जब वो दूसरी तरफ माउंटेन्स के नीचे आना स्टार्ट करती है तब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, द विंड विल बिकम वार्म एंड ड्राई। और ऐसी विंड्स को नॉर्थ अमेरिका में चिनूक बोला जाता है, यूरोप में फेन बोला जाता है, और ये फिनोमिना हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हिमालयास की जो सदर्न स्लोप्स हैं वहां पर मॉनसून विंड्स इस तरफ से आ रही हैं और वो हिमालयास की साउथ की स्लोप्स पे रेनफॉल करवाती हैं, और हमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है इन दी साउथ ऑफ हिमालयास। जो हिमालयास की नॉर्दर्न स्लोप्स हैं वहां पर हमें डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें, हम तिब्बत की बात करें, तो वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस क्यों बन गई? बिकॉज द एयर हेयर इज कमिंग डाउन फ्रॉम हिमालयास, और वहां पर जो एयर में जितना भी टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया, और जो एयर में जो मॉइस्चर था वो मॉइस्चर कम हो गया, और अब कोई रेनफॉल एयर नहीं करवा पा रही। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन यू 4 पेयर्स। आपको एक तरफ लोकल विंड्स दी गई हैं और दूसरी तरफ जिस रीजन में ये लोकल विंड्स ब्लो कर रही हैं वो रीजन दिया गया है। एक पेयर इनमें से जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, सबसे पहले चिनूक की बात करते हैं। चिनूक एक विंड है जो रॉकीज माउंटेन्स विच आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट वहां पर ब्लो कर रही है। मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल इज द विंड विच इज ब्लोइंग इन यूरोप and not in northern Canada. Therefore, correct answer for this question is option B. Mistral will be blowing in the northern Canada. सिरोको की अगर हम बात करेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ब्लो करती हुई जाती है। अफ्रीका से स्टार्ट होकर यूरोप की तरफ ये विंड ब्लो करती है और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती हुई ये विंड आगे बढ़ती है। ब्रिकफिल्डर विंड इज ऑल्सो फाउंड इन दी सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और ये सारी विंड जो है करेक्टली मैच की गई हैं जहां पे ब्लो कर रही हैं। मिस्ट्रल जो है ये आपका नॉर्दर्न कनाडा की जगह यूरोप में ब्लो करने वाली एक कोल्ड विंड है। तो अगर हम टर्शरी विंड्स की बात कर रहे हैं, चिनूक सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स को क्रॉस करके आने वाली विंड है। देयरफॉर दिस विंड आल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ कैटाबैटिक विंड एंड इट इज अ ड्राई एंड वार्म विंड। ठीक है। मिस्ट्रल की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ठंडी और ड्राई विंड होती है जो कि सदर्न फ्रांस में ब्लो कर रही है। ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, नॉट इन दी नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट और कनाडा। सिरोको की अगर हम बात करेंगे तो यह सहारा से स्टार्ट होकर साउथ यूरोप की तरफ जाती है और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती हुई ये विंड है। दिस विंड इनिशियली इज वेरी वार्म एंड ड्राई, बट वंस इट क्रॉसेस द मेडिटेरेनियन सी ये बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उस मॉइस्चर की रेनफॉल करवाती है सदर्न यूरोप पे। इसके बाद ब्रिकफिल्डर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में ब्रो करने वाली बहुत ही ड्राई विंड है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल रीजन से जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत एरिडिटी है, बहुत ड्राई कंडीशंस हैं, वहां से चलने वाली ये हॉट एंड ड्राई विंड है, राइट, एंड इट ब्लोज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ ये फ्रेंड्स? इस सारी विंड्स की लोकेशंस आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी होगी, क्योंकि इसी के ऊपर जो है आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे जाने वाले हैं आने वाले स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के अंदर। अब हम बात करते हैं द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ द डे। इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकल विंड जो इंडिया में हमें देखने को मिलती है। इसको हम लोकली जानते हैं बाय द नेम ऑफ लू। सो लू विंड्स आर हॉट, मॉइस्ट, ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लो करने वाली जो लू विंड है ये गर्म विंड होती है, इसका टेम्परेचर हाई होता है एंड इट इज अ मॉइस्ट ऑपरेसिंग विंड, ये हमें बोला गया है, बट दिस इज वेरी इनकरेक्ट। अगर हम लू की बात करते हैं, लू इज अ वेरी हॉट विंड एंड ड्राई विंड, नॉट मॉइस्ट। लू जो है बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई होता है और मॉइस्चर की बहुत कमी होती है लू विंड्स के अंदर। देयरफॉर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल जो है वो बोल रही है मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड मेघालय प्लेटू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लू विंड्स। अब यहाँ पे आप सोचिए, लू विंड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लो करने वाली है, वो बिल्कुल भी मेघालय प्लेटू तक पहुंचने वाली विंड नहीं है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो हमें यहाँ पे दी गई हैं दे आर इनकरेक्ट and our option, the correct answer will be option D, neither one nor two। तो अगर हम लू विंड्स की बात कर रहे हैं, क्या है लू विंड? स्ट्रॉन्ग, डस्टी, गस्टी, हॉट एंड ड्राई विंड है जो कि समर सीजन में वेस्टर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान ब्लो कर रही है। ये जो हमारी लू विंड्स हैं हमारे वेस्टर्न साइड पे जो डेजर्ट्स हैं, पाकिस्तान का चोलिस्तान डेजर्ट हो, थार डेजर्ट हो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो या बलूचिस्तान के डेजर्ट्स हो, वहां से चलने वाली वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करने वाली विंड्स हैं। और ये विंड्स हमारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन्स को इंपैक्ट करती है इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून।
इस विंड का बहुत नुकसान होता है हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस विंड इज़ वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई। तो ये समर सीजन के अंदर टेम्परेचर्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक हो सकता है, उनको इंजरीज आ सकती हैं, इवन डेथ हो सकती है ऐसे लोगों की जो इतने हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे या जिनको कोई हेल्थ कंडीशंस है, उनकी यहाँ पे जो है डेथ भी हो सकती है। देयरफॉर लू विंड इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल बट इट इज़ इनफैक्ट हार्मफुल फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट। इसी के साथ जितना भी एग्रीकल्चर या वेजिटेशन होता है नॉर्दर्न इंडिया के रीजन्स में, वो वेजिटेशन और एग्रीकल्चर के लिए भी लू विंड्स हार्मफुल है बिकॉज दिस विंड इज ऑल्सो डस्टी एंड वेरी वार्म विदाउट ह्यूमिडिटी। तो जितना भी हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो भी वेजिटेशन है उस पर सिवियर ड्राइंग इफेक्ट आता है और हमारी जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स जो है उनको नुकसान हो सकता है या फिर जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, प्लांटेशंस हैं, उनको नुकसान हो सकता है। एंड इन द मंथ ऑफ मे जून जब भी लू विंड्स ब्लो करती हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, अक्सर एडवाइजरीज भी दी जाती हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना चाहिए, अपने पेट्स को, अपने एनिमल्स को, अपने कैटल को आप लोग उनको कूल रखने की कोशिश करें, ठंडा रखने की कोशिश करें और इस लू से बचने की कोशिश करें। Next up, let us talk about the fifth question of the day, and this question is again talking about few local winds of India. इंडिया की अगर कुछ लोकल विंड्स की हम बात करें, हमें लोकल वेदर कंडीशंस और रीजन्स दिए गए हैं और हमें करेक्टली मैच्ड जो रीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले काली आंधी इन द रीजन ऑफ पंजाब, मैंगो शावर्स इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टी शावर्स इन द रीजन ऑफ आसाम, ये हमें पेयर्स दी गई हैं। काली आंधी बिल्कुल हमें पंजाब के रीजन में देखने को मिलता है, बट मैंगो शावर्स इज नॉट सीन इन दी उत्तर प्रदेश बट इन सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। एंड टी शावर्स ऑब्वियसली वो हमें आसाम में ही देखने को मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 1 and 3, ओनली दीज टू पेयर्स दे आर करेक्टली मैच्ड। एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज विंड, सबसे पहले काली आंधी की बात करते हैं। काली आंधी क्या है? इट इज अ वायलेंट डस्ट स्क्वॉल्स, छोटे से स्टॉर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा डस्टी होते हैं, इतने डस्टी होते हैं कि दे कैन कवर द स्काई एंड दे कैन ब्लॉक आउट द सन, रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से हम इसको काली आंधी बोल रहे हैं। और ये हमें स्प्रिंग सीजन के बाद का जो पीरियड है वहाँ पर हमें इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन में इवेंट देखने को मिलती है, स्पेशली इन दी सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस पूरे रीजन में हमारी जो काली आंधी है ये हमें देखने को मिलती है समर सीजन के आने से पहले और स्प्रिंग सीजन के जाने के बाद। इसी के साथ मॉनसून से आने पहले भी आपको काली आंधी देखने को मिलती है हमारे इसी नॉर्थ इंडियन रीजन में। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मैंगो शावर्स, तो ये हमारे साउथ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलने वाले शावर्स हैं जो कि मॉनसून से पहले बारिश हो रही है साउथ इंडिया में, उसको हम बोल रहे हैं मैंगो शावर्स। मॉनसून का पीरियड यूजुअली जून के मंथ में स्टार्ट होता है साउथ इंडिया में सबसे पहले, लेकिन जून के टाइम से पहले भी जो रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ मॉइस्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, दिस रेनफॉल इज नोन एज मैंगो शावर्स और ब्लॉसम शावर्स। क्योंकि जो मैंगो क्रॉप या कॉफ़ी क्रॉप हमारे कर्नाटका और केरला के हिली एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इन प्री मानसून रेन्स की वजह से, प्री मानसून शावर्स की वजह से, और इस वजह से हमने इनको नाम दिया है। दीज आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर इन द कोस्टल कर्नाटका एंड केरला। इसी के साथ आसाम के रीजन में जो मानसून से पहले होने वाली बारिश है, जो प्री मानसून शावर्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन एंड दिस इज नोन एज टी शावर्स। और ये भी हमारी टी की जो क्रॉप है असम, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम के रीजन में ग्रो करे जाने वाली, इस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी टी शावर्स। इस तरीके से हमारी लोकल विंड्स को फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ते रहना है और इंडिया के अंदर और वर्ल्ड ओवर जितनी भी फेमस हमारी लोकल विंड्स हैं उनका नाम, किस रीजन में वो विंड्स ब्लो कर रही हैं, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे जो टर्म्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो चीज़ भी हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं और इसी तरीके से हम आपके लिए चैनल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपकी पीसीएस की प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ती जाए, वो स्ट्रांग होती जाए। और अगले लेक्चर में मिलने तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।